नमस्कार। चुनावी नतीजे क्या वो सिर्फ हार जीत का एक स्कोर कार्ड होते हैं या फिर वो उस इलाके के लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों की एक गहरी कहानी सुनाते हैं? आज हम राजस्थान के रायसिंह नगर की राजनीति को परत दर परत समझेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां आंकड़े जमीन की हकीकत से मिलते हैं। रायसिंह नगर पहली नजर में शायद ये एक और चुनावी क्षेत्र लगे, लेकिन इसकी सूखी मिट्टी में उम्मीदों के बीज हैं। यहाँ के किसानों के पसीने में उनकी आकांक्षाएं झलकती हैं। ये वो जगह है जहाँ हर एक वोट की कहानी जमीन से ही शुरू होती है। देखिए, हमारा मानना है कि चुनाव सिर्फ एक दिन का लेन देन नहीं होता। ये तो जनता और नेता के बीच 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा जनादेश जो सत्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी सौंपता है। और हमारी ये पूरी पड़ताल इसी जिम्मेदारी को समझने की एक कोशिश है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। सबसे पहले हम रायसिंह नगर की जमीन और वहां के लोगों को समझेंगे। फिर 2023 के जनादेश के पीछे के असली कारण जानेंगे। उसके बाद हम थोड़ा इतिहास में जाकर देखेंगे कि क्या कोई पैटर्न उभरता है। फिर भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाएंगे और आखिर में उस सबसे जरूरी चीज पर बात करेंगे जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है, और वो है विश्वास। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है ना? ठीक वैसे ही किसी भी इलाके की राजनीति को समझने के लिए हमें उसकी सामाजिक और आर्थिक नींव को समझना पड़ता है। असली संकेत तो वहीं छिपे होते हैं। रायसिंह नगर की जो तस्वीर है वो कई समुदायों के रंगों से बनी है। यहाँ सबसे बड़ी आबादी अनुसूचित जाति की है, जिसमें मेघवाल और नायक समुदाय की भूमिका बहुत अहम है। साथ ही खेतों में दिन रात मेहनत करने वाले पंजाबी सिख और जाट ओबीसी किसान हैं। एक तरफ लोग अपने हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खेतों का संकट और समाज में भेदभाव की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो हर दिन उनकी जिंदगी और उनके फैसलों पर असर डालती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 56,800 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2017 से 2023 के बीच राजस्थान में अनुसूचित जातियों के खिलाफ दर्ज हुए अपराधों की संख्या है। ये एक सामाजिक घाव है, एक ऐसी सच्चाई जो इस इलाके की राजनीति को अंदर तक हिलाती है और लोगों को बदलाव के लिए मजबूर करती है। तो जमीन की ये हकीकत वोटों में कैसे बदली? चलिए अब देखते हैं कि 2023 में लोगों ने अपना क्या फैसला सुनाया। यही आंकड़े हमारी आगे की पड़ताल की बुनियाद बनेंगे। 2023 के नतीजों में कांग्रेस ने 14,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। पर इससे भी दिलचस्प बात यह है कि लगभग 80% लोगों ने वोट डाला। ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि लोग बदलाव चाहते थे और अपनी आवाज सुनाने के लिए बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अगर हम वोट शेयर पर नजर डालें तो पता चलता है कि मुकाबला बहुत कड़ा था। कांग्रेस को 37% वोट मिले, जबकि भाजपा और माकपा को मिलाकर 58% से भी ज्यादा। मतलब साफ है, कांग्रेस की जीत का एक बहुत बड़ा कारण विपक्ष के वोटों का बंटवारा था। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने वोटरों को सबसे ज्यादा परेशान किया। हमारे विश्लेषण में 3 बड़ी चिंताएं सामने आईं। पहली, कमरतोड़ महंगाई, जिससे 72% लोग परेशान थे। दूसरी, बेरोजगारी, जो 40% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और तीसरी, समाज में फैला भेदभाव। ये साफ दिखाता है कि लोगों ने अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों पर वोट दिया। और जब इतने सारे लोग वोट देने के लिए बाहर निकलते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए एक उत्सव जैसा होता है। ये हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव तथ्यों पर आधारित बातचीत और हर नागरिक की पसंद का सम्मान करने पर टिकी है। हर एक वोट की अपनी कीमत है और हर एक आवाज की अपनी गरिमा। 2023 का जो फैसला था वो अचानक नहीं आया। उसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले 30 सालों का चुनावी इतिहास हमें ये बताता है कि रायसिंह नगर का मिजाज कितना बदलता रहा है और यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी के होकर नहीं रहते। इस टाइमलाइन को देखिए, ये एक पेंडुलम की तरह है जो कभी इधर जाता है तो कभी उधर। 1998 में भाजपा जीती तो 2008 में कांग्रेस, 2018 में फिर से भाजपा आई और अब 2023 में कांग्रेस की वापसी हुई। ये बिल्कुल साफ है कि रायसिंह नगर के वोटर हर बार पार्टियों के काम का हिसाब किताब करते हैं और किसी को भी हल्के में नहीं लेते। तो 2018 और 2023 के बीच आखिर बदला क्या? 2018 में कांग्रेस का अपना घर ही बटा हुआ था। वोट, पार्टी और एक बागी उम्मीदवार के बीच बट गए थे और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिला।
लेकिन 2023 में कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी और यही एकता उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। तो इस पूरे विश्लेषण का मतलब क्या है? क्या हम इससे भविष्य के लिए कोई सबक सीख सकते हैं? बिल्कुल। अब हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं, यानी सफलता के 4 चेहरे। ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसा रोडमैप है जो एक असरदार शासन की नींव रखता है। इसे एक मजबूत इमारत की तरह समझिए जिसके 4 पिलर हैं। पहला, चुनावी रणनीति, यानी सही लोगों को साथ लाना। दूसरा, शासन, यानी जो वादे किए उन्हें पूरा करना। तीसरा, नैरेटिव, यानी अपनी बात, अपनी कहानी लोगों तक सही तरीके से पहुंचाना। और चौथा, संसाधन, यानी इन सब कामों को करने के लिए सही टीम और साधन तैयार करना। जब ये चारों पिलर मजबूत होते हैं तभी जीत और सुशासन दोनों मिलते हैं। तो पहला पिलर है चुनावी गठबंधन। यहाँ रणनीति है मेघवाल और नायक समुदायों को एक साथ लाना और किसानों के मुद्दों को उठाकर सिख और जाट किसानों को भी अपने साथ जोड़ना। दूसरा पिलर है शासन, मतलब सरकारी योजनाएं हर जरूरतमंद तक पहुंचें और ऐसे काम हों जो लोगों को जमीन पर साफ साफ दिखें, जिससे सरकार पर उनका भरोसा मजबूत हो। तीसरा पिलर है सही संदेश। उम्मीदवार की एक ऐसी छवि बनानी होगी जो किसानों का बेटा भी हो और दलितों के सम्मान के लिए भी खड़ा हो। और नारा मेघवाल नायक एकता, विकास की रफ्तार, इसी संदेश को ताकत देता है। और चौथा पिलर है इस संदेश को फैलाने वाली मशीनरी, यानी व्हाट्सएप ग्रुप्स और डिजिटल सहायकों की एक फौज जो इस आवाज को हर दरवाजे तक पहुंचाए। अब बात करते हैं उम्मीदवार सोहनलाल नायक की। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी साफ छवि और दलित समुदाय में उनकी मजबूत पकड़। लेकिन उनकी कमजोरी है जमीन पर कार्यकर्ताओं की कमी। असली चुनौती है अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना और इस कमजोरी को दूर करना। इसे और गहराई से समझने के लिए हम TWI मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, यानी ट्रस्ट, वर्क और इमेज। ये मॉडल बताता है कि जनता एक नेता को इन 3 पैमानों पर कैसे देखती है। सोहनलाल नायक का स्कोरकार्ड दिखाता है कि विश्वास के मामले में वो मजबूत हैं, लेकिन काम और एक सर्व समुदाय नेता के तौर पर अपनी छवि पर उन्हें अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? गठबंधन, शासन, संदेश, संगठन, ये सभी रणनीतियां घूम फिरकर एक ही धुरी के चारों ओर घूमती हैं, और वो धुरी है विश्वास। वोटर का विश्वास जीतना और फिर उसे बनाए रखना, यही राजनीति का असली मकसद है और यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। और आज के इस डिजिटल दौर में विश्वास का एक नया आयाम भी जुड़ गया है, वो है डेटा। एक वोटर की निजी जानकारी, जैसे उनका फोन नंबर, एक पवित्र अमानत की तरह है। भारत के कानून के तहत उनकी सहमति के बिना उनसे संपर्क करना सिर्फ गैर कानूनी ही नहीं, बल्कि उनके विश्वास को तोड़ना भी है। ये एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसे हर किसी को निभाना ही चाहिए। और ये हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है, एक वोटर के विश्वास का असली रिटर्न क्या है? क्या ये सिर्फ एक चुनाव जीतना है या फिर ये उससे कई ज्यादा बड़ा है? ये सवाल हमें एक जनादेश के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है। यदि आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य,